और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? स्ट्रेट लाइन मोशन में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक नई चीज समझनी है, वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है वो काइनेमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन इस पे सेट किए जा सकते हैं और अगर आप उन क्वेश्चंस को कन्वेंशनल तरीके से लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स हो जाएगी प्रॉब्लम, और या तो सॉल्व ही नहीं होगा या सॉल्व करोगे भी आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लेंदी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बट वैसे क्वेश्चन में जब आप रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते हो तो यूं सवाल सॉल्व हो जाता है। यह है रिलेटिव मोशन की ताकत। तो रिलेटिव मोशन एक नया टॉपिक है और जब भी कुछ नया पढ़ते हैं हम लोग मजा जरूर आता है। तो पेन कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए। हेडिंग हमारा रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, हेडिंग है रिलेटिव मोशन। इसको हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष गति। अब इस रिलेटिव मोशन में रिलेटिव पोजीशन हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। बट ये रिलेटिव मोशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो दो चीजों पे टिका हुआ है। हमें बस दो चीजें समझनी है, रिलेटिव मोशन का फंडा क्लियर, कहानी खत्म। बस उसके बाद हमें सीधे क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। पहली चीज क्या है, दूसरी चीज है एक फॉर्मूला, जिसको अभी हम देखेंगे। पहली चीज क्या है उसको ही सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। शुरुआत में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। मोशन और रेस्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। कोई भी पिंड विरामावस्था में है कि गतिमान अवस्था में है वो देखने वाले पे निर्भर करता है। तो जो देखने वाला ऑब्जर्वर है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। भाई मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं मुझे थोड़ा ना पता चलेगा, वो पता चलेगा किसी दूसरे को। तो मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं या उसके रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं खुद को हमेशा किस स्टेट में रखूंगा? रेस्ट स्टेट में। वैसे ही जैसे सपोज यहां कोई कार है और वो इस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर ये जो वेलोसिटी है ये विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में? ये है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, धरातल के सापेक्ष या फिर पृथ्वी के सापेक्ष। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की वेलोसिटी दी जाए और ये न बताया जाए कि वो किसके रेस्पेक्ट में, तो हमेशा समझ लेना कि वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, धरातल के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष है। वैसे ही सपोज इधर से कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर से इसकी तरफ आ रही है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी जो वेलोसिटी ये भी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में? तो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार में बैठे ड्राइवर को ये सामने वाली कार किस वेलोसिटी से उसकी तरफ आती हुई प्रतीत होगी, तो यहां हमें रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या करेंगे, जब हम इसके रेस्पेक्ट में उसको एनालाइज करेंगे, उसके रेस्ट या मोशन को देखेंगे, तो हम ये मानेंगे कि ये जो कार है ये रेस्ट स्टेट में, ये नहीं चल रहा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसको हमेशा किस पे मानते हैं? रेस्ट पे मानते हैं। जाने अनजाने हम लोग अपने रियल लाइफ में भी इस चीज को यूज करते हैं। हम भले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में हो, बट जब हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को देखते हैं तो हम ऐसा ही शो करते हैं जैसे कि हम रेस्ट में हैं और सामने वाला मोशन या फिर रेस्ट में। जैसे हम लोग ट्रेन की जर्नी में नहीं बोलते हैं कि ओए लखनऊ आ गया क्या? सोचो जरा, ट्रेन में हम जा रहे हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि लखनऊ आ गया क्या? तो लखनऊ आया कि नहीं आया, सोचो जरा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं, लखनऊ स्टेशनरी है, स्थित है। लखनऊ का जो स्टेशन है वो रुका हुआ है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बट जब हम पूछते हैं तो हम यही कहते हैं कि लखनऊ हमारी तरफ आया कि नहीं आया, लखनऊ आ गया क्या? तो हम खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? जैसे कि हम रेस्ट स्टेट में और लखनऊ हमारी तरफ आ रहा है। तो जाने अनजाने हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसके रेस्ट या मोशन को डिफाइन करेंगे, हम खुद को या उस ऑब्जेक्ट को हमेशा किस स्टेट में लेंगे? रेस्ट स्टेट में। और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके हिसाब से उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। पहला फंडा क्लियर हो गया। जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसको हमेशा किस स्टेट में लेंगे? रेस्ट स्टेट में। यह है पहला फंडा। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। अब उस फॉर्मूले को देखते हैं।
बहुत ही ध्यान से देखना। सपोज ये है XY प्लेन, ये है ऑरिजिन, एक आदमी यहां है, मान लेते हैं ये है मकनू, और एक आदमी यहां है, ये है हमारा मखनचू। सपोज इसको A कहा जाए और इसको B कहा जाए। A भाई साहब कौन है? मखनचू, और B भाई साहब कौन है? मकनू। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट को हम मिलाते हैं, उससे मिलता है हमें पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वैसे ही इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको लिख दिया जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब अगर B A को ऑब्जर्व करेगा, अब अगर B किसको ऑब्जर्व करे? A को ऑब्जर्व करे, तो ये बोलेगा कि नहीं, इसका मेरे रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो ये है, और इसको कह दिया जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। बहुत ही ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द B। अब इसमें अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो दोनों का सम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी ये वाला वेक्टर, प्लस ये वाला वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि ये वाला वेक्टर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां से अगर आप देखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द B ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला। अब सोचो जरा, अगर ये ऐसे मूव करने लगे और ये ऐसे कहीं भी इधर उधर मूव करने लगे तो ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये भी वेरिएबल होगा, ये पोजीशन वेक्टर भी वेरिएबल होगा। अब अगर इसी में हम दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये छोटा सा ही लेकिन बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वही एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे सपोज क्लास में टेस्ट होता है 100 मार्क्स का और आपके आते हैं 95 मार्क्स, और आपका जो फ्रेंड है, से होता है ना, फ्रेंड फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन फ्रेंड अगर टॉप कर जाए या खुद से भी ज्यादा नंबर ला दे तो और ज्यादा दुख होता है। तो सपोज आपके फ्रेंड का मार्क्स आता है 100 में 100, तो 100 माइनस 95 यानी 5 मार्क्स आपके रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव नंबर है। समझ पा रहे हो? नंबर का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव है, वैसे ही यहां भी वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर इसी में अगर एक बार आप और डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। फिर हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो यही देखिए 3 फॉर्मूले हैं, इसमें इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा और इसका यूज होगा। दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, एक जैसा है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले वाले का विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस दूसरे वाले का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है हमारा फॉर्मूला। और हमें एक चीज ये क्या याद रखनी है कि किसी के भी रिस्पेक्ट में जब हम दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हमेशा हम किस स्टेट में लेंगे? रेस्ट स्टेट में। बस ये 2 चीजें आपने समझ ली, इसका मतलब आपका रिलेटिव मोशन पूरा उसका जो कहानी है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें छोटे छोटे पहले कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको देखेंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक वीडियो में तो ये पूरा खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ इस वीडियोस में देखेंगे और फिर अगले वीडियो में जैसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम, किसी नदी में अगर कोई स्विमर तैर रहा है तो सामने की ओर तैरेगा तो किधर पहुंचेगा, एकदम सामने की ओर अगर उसको पहुंचना है
तो उसके तैरने की डायरेक्शन क्या होगी उसको देखेंगे। फिर रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम जैसा भी क्वेश्चन आता है कि बारिश हो रही है, आप कार से इधर जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, तो आपको बारिश की बूंदें किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती हुई फील होंगी, आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना होगा, वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब वीडियो होगी आगे तो वहां उसको डिस्कस किया जाएगा। रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में भी पढ़ना है और रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में भी पढ़ना है। यहां हम लोग जनरली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन के। अब रिलेटिव मोशन को अप्लाई करते हैं। पहले छोटे छोटे सिंपल केसेस लेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने केस लिया था, सबसे पहले उसी केस में आपको बताते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। फिर एक चीज और आपको बताएंगे, फिर और चीजें आसान हो जाएंगी। क्या लिया था हम लोगों ने, इसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये है ए, ये है बी। अगर हम कहें कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या है, तो आप कहोगे 40 और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो होता है आई कैप और अपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है माइनस आई कैप। तो हमें वेलोसिटी लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, तो 40 हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे इसमें माइनस आई कैप। ठीक, वैसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जल्दी से बता दो, ये आएगा 20, डायरेक्शन के लिए आई कैप। नाउ लेट बी ऑब्जर्व ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी। अब ए को देखा जाए किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी के रेस्पेक्ट में जब हम ए को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें निकालना होगा। ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। इनकी वैल्यूज को पुट किया जाए, ये है -40 आई कैप माइनस ये है 20 आई कैप, ये आएगा -60 आई कैप। वेलोसिटी बढ़ी घटी, बढ़ गई। और ऐसा हम लोगों ने रियल लाइफ में भी फील किया हुआ है कि अगर एक ट्रेन में हम लोग बैठे हो, इधर जा रहे हो और दूसरा कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो हमें वो वाला ट्रेन की जो वेलोसिटी बहुत बड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ऐड हो जा रही है और इसको ऐसा फील होगा जैसे वो वाली कार इसकी तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। माइनस आई कैप लगाया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, नेगेटिव एक्स के अलोंग। अब यहाँ पे एक चीज और समझो जिससे आपको ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जब भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी या फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, आप क्या करोगे, इसको सबसे पहली बात हम लोगों को क्या लेना है, इसको हमें ले लेना है रेस्ट स्टेट में और इसका वेलोसिटी, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन भी पलट के इसको पकड़ा देना। यही काम आप कर लेना, आपको रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ये रेस्ट स्टेट में आ गया तो अब ये मोशन नहीं करेगा। 20 किलोमीटर पर आवर को पलटेंगे और इसको जब देंगे तो 40 और 20 इसकी अब जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो अब ये कैलकुलेशन भी हमें करने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसको मान लेंगे रेस्ट में और उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पलट कर, मतलब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके सामने वाले को पकड़ा देंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी के दूसरे यूजेस को देखते हैं क्वेश्चन में। रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कोलिजन का, जैसे एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दोनों में कितनी देर बाद टक्कर होगी या दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन। हालांकि ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बट फिर भी स्टार्टिंग में हमें सिंपल चीजें भी पढ़नी है और फिर धीरे धीरे जब फाउंडेशन आपका अच्छा हो जाएगा तो फिर कठिन क्वेश्चन भी करेंगे तो वो भी आपको ईजी लगेगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है चेजिंग में, जैसे एक चोर आगे जा रहा है, पीछे से पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, तो कितनी देर बाद चोर को पुलिस पकड़ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन में भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिर आगे के वीडियो में मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि स्विमर और रिवर वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, और छाता और जो बारिश हो रही होगी उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। सपोज ये कोई कार है और ये इसी सड़क पे कुछ दूरी पर दूसरी कार।
अगर ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी तो क्या दोनों में कभी कोलिजन होगा? क्या दोनों में कभी टक्कर होगा? कभी टक्कर नहीं होगा। फिर सपोज ये जा रहा हो 40 किलोमीटर पर आवर से और इसके पीछे ये जा रहा हो 30 किलोमीटर पर आवर से, क्या इस केस में कोलिजन होगा? इस केस में भी कोलिजन नहीं होगा। ना ही ये वाला पीछे से इस कार को टक्कर मारेगा और ना ही ये वाला कार इस वाले कार को ओवरटेक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। दोनों के बीच में सेपरेशन लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा और ये आगे ही निकलता चला जाएगा। इस केस में भी कोलिजन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं बन सकता। कोलिजन दो ही केस में हो सकता है, जैसे अगर इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और सपोज पीछे से इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, इस केस में कोलिजन होगा या ये वाली कार इस वाली कार को ओवरटेक करेगी। और मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जाए कि सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर और आपने इस पॉइंट पर इसको ऑब्जर्व किया, या क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब 100 किलोमीटर के सेपरेशन पे ये दोनों कार थी, इस वाले कार की जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और पीछे से जो उसका पीछा कर रहा है इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ कितनी देर बाद ये वाली कार इस वाले कार को ओवरटेक करेगी, या इस वाले कार की पोजीशन इस वाले कार के इक्वल हो जाएगी, या फिर पीछे से ये वाली कार इस वाले कार को ठोकेगी? कुछ भी क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और टाइम की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट वी ऑब्जर्व दिस कार विथ रिस्पेक्ट टू द दिस कार। इसको मान लिया जाए ये A है, इसको मान लिया जाए ये B है। अब हमें क्या करना है, A को ऑब्जर्व करना है किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो B के रिस्पेक्ट में जब हम A को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रेस्ट पे। सोचो जरा, अब ये चल ही नहीं रहा, अब ये रुक गया है और इसका जो वेलोसिटी 40 था, इसको पलट कर जब हम इसको देंगे तो 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो 60 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। शुरू में जो क्वेश्चन में फिगर था, अब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया उसको रिलेटिव मोशन वाले फिगर में। अब सिचुएशन क्या है कि यहां पे एक कार रुकी हुई है और 100 किलोमीटर पीछे से एक दूसरी कार 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। हमें बताना है कि ये वाली कार कब जाके उस कार को ठोकेगी या टकराएगी। कितनी आसान हो गई ये प्रॉब्लम। तो अब इसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड। तो रिलेटिव सेपरेशन या डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 20। ये आ जाएगा 5 और यूनिट क्या होगी? आवर, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो 5 घंटे बाद ये वाली कार उस वाली कार में जाके टकरा जाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में ये यहां जाएगा, पीछे से ये ज्यादा स्पीड से आके यहां कहीं टक्कर होगी। तो हमें वैसे नहीं करना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करना है। उसमें ये वाली कार हो गई रेस्ट पे और ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से आएगी और जाके उससे 5 घंटे बाद जाके टकरा जाएगी। एक केस तो ऐसा बन सकता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर से, इसी रोड पे अपोजिट साइड में एक दूसरी कार आ रही है, ये आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, दोनों के बीच की सेपरेशन है 100 किलोमीटर और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे जो टाइम आएगा वो कितना होगा? किसी के भी रिस्पेक्ट में हम दूसरे को अगर देखें, इसके रिस्पेक्ट में अगर उसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी को जब आप पलट कर इसको दोगे तो 20 प्लस 30 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये कार रुका हुआ है और 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और कुछ देर बाद उसको ठोकने वाली है। अब टाइम बता दो। तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 100, स्पीड हो गई 50, यानी आ जाएगा 2 आवर। तो पहला ये टाइप समझ गए, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है वो भी समझ गए आप। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी आपके रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप 11th में हो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे आप आराम से देखो, कंसेप्ट पहले बिल्डअप करो। देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लेंथ है, इस लेंथ को कितना ले लिया जाए? ये लेंथ मान लेते हैं 150 मीटर। ये जा रही है ट्रेन इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से।
ठीक, यहां ऊपर कोई बर्ड है, ये इस तरह से उड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बर्ड को, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस बर्ड के रेस्पेक्ट में इस ट्रेन को देखेंगे या ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्ड को देखेंगे। अगर हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्ड को देखते हैं तो ट्रेन हमारा आ जाएगा किस स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। उसको पलट कर दे देंगे किसको, बर्ड को, तो बर्ड की जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी हमें वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड पहले से था, और इसकी वेलोसिटी को पलट कर हमने दिया, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और सपोज इसकी पोजीशन मतलब यहीं पे है, यहीं से ये इसको क्रॉस करना शुरू करता है, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। क्या ये बर्ड जब यहां जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि उसने ट्रेन को क्रॉस कर लिया, नहीं। क्या वो यहां जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन को क्रॉस कर लिया, नहीं। जब इसकी पोजीशन यहां होगी तब हम बोल सकते हैं कि उसने ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 150 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा, टाइम आएगा 150 डिवाइडेड बाई 5, यानी आ जाएगा 30 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे सॉल्व हो रहा है। एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज ये कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ है 150 मीटर, इसके सामने एक दूसरी ट्रेन आ रही है और इसकी लेंथ है सपोज मात्र 50 मीटर, और इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये है 300 मीटर। ये है सिचुएशन, और हमसे कह रहा है कि सपोज इसकी वेलोसिटी हो 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हो 2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे कहा जाए कि आप ये बताओ कि ये दोनों ट्रेनें कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। जैसे होता है ना कि एक पटरी यहां होती है, एक पटरी यहां, यहां कोलिजन नहीं होगा, मतलब ये वाली ट्रेन जस्ट दूसरे वाली पटरी पे। तो ये पूछा जा रहा है कि ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को, या दोनों एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने में बहुत ही ध्यान से देखना, अगर ये ट्रेन है इधर आ रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, तो जब ये यहां पे होंगी तो क्या एक दूसरे को क्रॉस कर गई, नहीं। क्या इनकी पोजीशन जब ऐसे होगी तो क्या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, नहीं। क्या ऐसे होगा पोजीशन तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, नहीं। इनको एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि दोनों की पोजीशन ऐसे कुछ होनी चाहिए। तो ऐसे होने का मतलब इसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, पहले तो 300, फिर ये 150, और फिर उसमें अपनी लेंथ भी इसको जोड़ना होगा। इसकी पोजीशन जब ये यहां से यहां ऐसा कुछ इसका पोजीशन हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाली ट्रेन ने इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो इसको ये 300 प्लस 150 प्लस ये अपनी डिस्टेंस यानी 50 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना होगा। तो इसको, इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना होगा, वो होगा 150 प्लस 50 यानी 200 प्लस 300 यानी 500, और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इसको पलट के इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला 3 मीटर पर सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक तरह से ये हो गया हमारा रेस्ट स्टेट में, इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये 300 प्लस 150 और प्लस अपनी डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तब जाके इस वाले ट्रेन को क्रॉस करेगा। तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टाइम की वैल्यू आएगी टोटल रिलेटिव डिस्टेंस जो कि है 500 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड यानी कि 5, ये आ जाएगा 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में ये वाला ट्रेन इस वाले ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। तो आई होप छोटे छोटे क्वेश्चन में कैसा रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चेजिंग क्वेश्चन की, चोर पुलिस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस वाले केस को देखते हैं। काइनेमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स वगैरह में, अच्छी बुक्स में। सपोज यहां पे कोई चोर है, इसने ऐसे ही धूम वाली बाइक ले रखी है और पीछे इनके मामू पड़े हुए हैं, ठीक। ये है सिचुएशन। अब इसमें देखिए बहुत सारा केस बन सकता है। क्या क्या केस हो सकता है, सपोज ये रुका हुआ हो, कुछ दूर पीछे पुलिस वाला अपनी जीप में इसकी तरफ आ रहा हो उसे पकड़ने के लिए। जैसे इसको आभास हुआ कि पीछे से पुलिस आ रही है, इसने अपने बाइक को स्टार्ट करा
और बाइक का एक्सेलरेटर लिया, एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए आगे की ओर भागा, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक। या ये भी हो सकता है कि दोनों रोड पे हो, पीछा चल रहा हो, ये जा रहा हो आगे, इसमें वेलोसिटी भी हो और एक्सेलरेशन भी हो, ये भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ चोर की बात कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि बाइक पे इसने एक्सेलरेटर लेने के बाद जितनी अपनी बाइक को मैक्सिमम रफ्तार में भगा सकता था, उतना इसने मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर रखी है। जैसे कि बुलेट वगैरह होगा तो काफी 100, 120, 130, 140 तक भगा सकता है। स्प्लेंडर वगैरह होगा तो क्या 60-70 जाते जाते धुआं फेंकने लगता है। मान लीजिए जितना भी मैक्सिमम स्पीड इसको पकड़ना था इसने पकड़ लिया, यानी अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी वेलोसिटी जो भी मैक्सिमम होनी थी वो हो गई है। ये चोर की बात, इतने केसेस पॉसिबल है इसमें। वैसे ही इसके साथ क्या हो सकता है ये भी एक्सेलरेट हो रहा हो, या हो सकता है ये भी वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, या ये भी हो सकता है कि ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पिकअप जो भी इसका मैक्सिमम पकड़ना था इसने पकड़ लिया है। तो बहुत सारे इसमें केसेस पॉसिबल हैं। अब इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये जो चोर है इसको ये पुलिस कितनी देर बाद पकड़ लेगा। कितनी देर बाद पकड़ लेगा मतलब फिजिक्स के हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन एक ही हो जाएगी। भाई जब भी ये पुलिस चोर को पकड़ेगा यहां कहीं, तो चोर की पोजीशन और पुलिस की पोजीशन एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें जब भी आप सॉल्व करोगे ध्यान देना, अगर इन दोनों में से किसी एक में भी एक्सेलरेशन है, अगर इन दोनों में से किसी एक में भी एक्सेलरेशन है, चाहे ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो चाहे ये फिर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, या फिर अगर दोनों में एक्सेलरेशन है, तो हमेशा जब आप सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, हमेशा आपको टाइम में क्वाड्रेटिक मिलेगा, टाइम में एक द्विघात समीकरण बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते ही हो टाइम के हमें दो रूट्स मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगी। अब उसमें हो सकता है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, उसमें हो सकता है एक ही वैल्यू हमें मिले यानी परफेक्ट स्क्वायर बने क्वाड्रेटिक, या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइम की इमेजिनरी वैल्यू मिले। तो अगर इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी इट मींस ये वाला इसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है ना इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी हो और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो कि ये कभी भी उसको पकड़ ही ना पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। या ये भी पॉसिबल है कि ये इसको सिर्फ एक बार पकड़ेगा, या ये भी पॉसिबल है कि ये इसको 2 बार पकड़ेगा। 2 बार पकड़ने का मतलब रियली में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी पुलिस चोर को 2 बार नहीं पकड़ता। जब भी दोनों की पोजीशन सेम होगी पुलिस चोर को पकड़ लेगा। या रियलिटी में क्या होगा क्या नहीं होगा हम क्या बता सकते हैं। हो सकता है जब दोनों मिले, दोनों की पोजीशन सेम हो, पुलिस वाला चोर को रुकवाए तो चोर बोले कि थोड़ा बहुत ले लो आप भी और मामला सेटल कर लो और धीरे से वो चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये फिर रुकने के बाद खेत में भागने लगे और ये सब भी खेत में जाए और उसका एनकाउंटर कर दें, ये भी हो सकता है। बट मैथमेटिक्स को तो ये नहीं पता ना कि यहाँ पे पुलिस चोर का पीछा कर रही हो, तो भाई क्वाड्रेटिक के हिसाब से 2 वैल्यू देगा। तो कभी कभी 2 वैल्यूज भी मिलती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये पहले इसको ओवरटेक कर लेता है, फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, फिर ये आगे जाके पुलिस वाले से मिलता है। तो वहां हमें टाइम की 2 वैल्यू, अभी सारे क्वेश्चन में करवाता हूं स्टेप बाय स्टेप तो आपको क्लियर होगा। मतलब फिलहाल मेरे कहने का यह है कि यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और किस केस में ये पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, एक बार पकड़ेगा 2 बार पकड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ टी। ये टी के मान पर निर्भर करता है। तो अब इसमें पहला केस लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें इसको, मान लेते हैं ये u बराबर 0 पे अभी है, कहीं पे चोरी वोरी करके आया था, अपना पैसा गिन रहा था कि कितना मैंने हाथ मारा है, और फिर इसने देखा कि यार 300 मीटर पीछे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आ रही है इसकी तरफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है और फर्दर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी है। और ये जैसा ही देखता है कि पीछे से पुलिस पड़ी हुई, इसने भी अपनी बाइक को स्टार्ट करा और इसने एक्सेलरेटर दबाया, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है केस। अब हमें इसमें ये निकालना है कि कितनी देर बाद ये जो पुलिस है वो इस चोर को पकड़ लेगा और कहां पे पकड़ेगा, ये भी हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये है ओरिजिनल सिचुएशन क्वेश्चन में,
हो सकता है क्वेश्चन में फिगर ना गिवन हो, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिजिक्स में जब आपको ऐसा लगे कि मुझे फिगर बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए फिगर। पेन है ही, कॉपी है ही, हाथ से बनाइए, इस तरह का फिगर बनाइए, सोचिए कि एक रोड है, एक चोर है, एक ये है ना। अब हमें इसमें रिलेटिव मोशन का जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको अब हमें क्या करना है, इसको ले लेना है रेस्ट स्टेट पे। अब ये मूव नहीं कर रहा है, कितनी अच्छी बात है, नहीं, चोर अब हमारा मूव ही नहीं कर रहा है, एक जगह पकड़ाने के लिए चुपचाप पड़ा हुआ है। और 300 मीटर पीछे से क्या हो रहा है, 300 मीटर पीछे से पुलिस वाला अपनी जीप में आ रहा है। अब इसके रेस्पेक्ट में जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था उसको पलट कर इसको देंगे, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका एक्सेलरेशन जब इसको मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 - 2, इसका एक्सेलरेशन जो रिलेटिव आएगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। इस 0 को पलट कर आप दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनिशियल, वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया कि यहां पे कोई पॉइंट है, कोई लोकेशन है, या कोई आदमी है, या कोई चोर है, पीछे से 300 मीटर पीछे से एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पुलिस वाला जीप में 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन की उसकी तरफ अप्रोच करता है, और उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये काइनेमेटिक्स का सिंपल प्रॉब्लम है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमें टाइम निकालना है। क्या क्या पता है, एस पता है, यू पता है, ए पता है, और हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी होगी, 300, यू की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टी स्क्वायर। किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, मैंने शुरू से बताया है, इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले लो तो एस को भी आप पॉजिटिव लिखोगे, यू को भी पॉजिटिव लिखोगे, ए को भी पॉजिटिव लिखोगे, तो इससे ये कैंसिल होगा, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। देखो बनाना क्वाड्रेटिक, वो मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि हमेशा क्या होता है ऐसे केसेस में, क्वाड्रेटिक बनता है। अब टाइम की यहां हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, अब वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ये इसको पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, एक बार पकड़ेगा, दो बार पकड़ेगा, या क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करें, कैसे होगा इसका फैक्टर, 15 दूना 30, तो इसको ऐसे लिखें, प्लस 20t माइनस 15t माइनस 300 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा फैक्टर। हाँ ठीक है, तो यहां से t कॉमन, यहां हमें मिलेगा t प्लस 20 माइनस यहाँ 15 कॉमन, t प्लस 20 इज इक्वल टू 0, फिर t प्लस 20 कॉमन, अदर ब्रैकेट t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 20 सेकेंड, जो कि इनवैलिड होगा, इससे हमसे मतलब नहीं है। इसको जब 0 करेंगे तो t इक्वल टू मिलेगा 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड बाद। देखिए एक ही वैल्यू मिल रही है, एक ही पॉजिटिव सही करेक्ट वैल्यू, दूसरी तो रद्दी वैल्यू आ रही है। t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, यानी ये जो पुलिस वाला है वो 15 सेकेंड बाद इस चोर को पकड़ लेगा। चोर को पकड़ लेगा मतलब पोजीशन दोनों की सेम होगी। अब हमें अगर ये कैलकुलेट करना है कि ये कहां पे पकड़ लेगा, तो जब हमने ये मालूम कर लिया कि इस सिचुएशन से 15 सेकेंड बाद ये चोर पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा, तो 15 सेकेंड में ये कितना आगे जाएगा वो निकाल लो। तो 15 सेकेंड में इसके द्वारा चली गई दूरी अगर हम निकालें तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, और टाइम की वैल्यू है 15, ये आएगा 225 मीटर, यानी इस वाले लोकेशन से 225 मीटर आगे ये चोर पकड़ा जाएगा। और अगर इसके लोकेशन से पूछा जाए तो 300 प्लस 225, यानी यहां पे कहीं चोर की और पुलिस की पोजीशन सेम होगी, यानी इसके पोजीशन से 300 प्लस 225 यानी 525 मीटर, या फिर अगर चोर के रेस्पेक्ट में बोले तो इससे 225 मीटर की दूरी पर जो चोर है वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, बोलिए अच्छे से क्लियर हो गया कि इसमें हम लोगों ने कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर इसको बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करना हो तो मान लेंगे ये यहां से s डिस्टेंस बाद पकड़ा जाता है, तो जितने टाइम में ये s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने टाइम में ये वाला 300 प्लस s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
तो दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, तब जाके एस की वैल्यू और फिर टाइम की वैल्यू निकल पाएगी। ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ये ज्यादा सरल तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करने की कोशिश किया करो। ये क्लियर हो गया? अब इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी का एक दूसरा केस देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बनाने में हमेशा चोर और पुलिस का ही केस लिया जाए। हो सकता है आगे स्कूटी से कोई जा रहा हो, पीछे से आप पीछा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या आगे हो सकता है बेचारा पति हो, पीछे चुड़ैल पत्नी हो, ये भी हो सकता है। हमेशा हम लोग लड़के को ही दोष देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। तो मान लो यहाँ पे कोई फिर से इस तरह से चोर है और ये फिर से वैसे ही पैसा गिन रहा था। इसको सडनली रियलाइज हुआ कि इसके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ी हुई है और ये काफी पीछे से आ रहा था और इसने अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ रखी। सपोज इसकी स्पीड कितनी ले ली जाए, सपोज ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, भयंकर स्पीड से। और जैसे ही दोनों के बीच की सेपरेशन 100 मीटर रह जाती है, इसको रियलाइज हो जाता है कि अरे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं। अभी तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट करते हुए आगे भागता है। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से वही क्वेश्चन है कि ये उसको कितनी देर बाद पकड़ लेगा। अब बहुत ही ध्यान से देखना, ये उसको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कितनी बार पकड़ेगा। कितनी बार पकड़ेगा का मतलब इसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन कितनी बार सेम होगी। जैसे अगर सपोज यहां दो कार होती और ये पूछा जाता कि दो कारें एक सड़क पे से चल रही हैं, कितनी बार पहली कार और दूसरी कार एक दूसरे को ओवरटेक करेगी, या दोनों कार की पोजीशन सेम होगी। तो वो भी यही प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव मोशन वाले फंडे में। अब हम लोग इस चोर के रेस्पेक्ट में इस पुलिस वाले को, पुलिस की जीप को देखा जाए। तो अगर हम इस चोर के रेस्पेक्ट में इसकी जीप को देखेंगे तो ये जो हमारा चोर है वो किस स्टेट में आ जाएगा? ये हो जाएगा रेस्ट स्टेट में। और इसका जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो पलट के हम क्या करेंगे? इसको दे देंगे। इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और ये रेस्ट पे था। इसकी वेलोसिटी पलटेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके एक्सेलरेशन को पलटेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन जो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब एक तरह से रिटार्डेशन। यानी अब आप समझो कि ऐसा क्वेश्चन है जैसे यहां पे कोई आदमी रेस्ट स्टेट में है और 100 मीटर पीछे से एक जीप उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड है और उसमें रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। हो सकता है इससे पहले ही ये रेस्ट स्टेट में आ जाए, और अगर रिटार्डेशन लगता रहेगा तो ये ऐसे रेस्ट में आएगा और फिर वापस लौट जाएगा। जैसे इसको हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करता है, इसकी स्पीड कम होते होते रुकती है, फिर ये वापस आ जाता है। वैसे ही इसकी स्पीड कम होगी, रुकेगा, वापस आ जाएगा। तो अगर पहले ही रुक गया तो ये उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। हो सकता है एग्जैक्टली यहीं पे रुके तो सिर्फ एक बार पकड़ेगा, और अगर ये इसकी स्पीड कम होते होते अगर ये यहां कहीं रुकता है तो एक बार क्रॉस करते समय दोनों की पोजीशन सेम होगी, फिर जब ये वापस आएगा तो दोनों की पोजीशन सेम होगी। तो हमें यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस फिगर को देख के हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें भी हमें क्या क्या पता है? हमें s पता है, हमें u पता है, हमें a पता है, हमें टाइम चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इसमें सारी चीजें रिलेटिव हैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो s की वैल्यू कितनी है? 100। u की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, -2 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस टी स्क्वायर को और इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टर हो पाएगा या वो लगाना होगा, श्रीधराचार्य लगाना होगा। 100 है, 20 5 100, तो ये आया टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे, t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर t माइनस 20 कॉमन हुआ, यहां से आया t माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
एक को सॉल्व करेंगे तो आएगा t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ये देखिए यहां पे हमें टाइम की दो दो वैल्यूज मिल रही हैं, यानी ये पुलिस वाले जीप की और चोर के बाइक की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो दो टाइम पे सेम होगी। या एक तरह से देखें तो पुलिस जो है वो चोर को दो बार पकड़ेगा, पकड़ेगा तो दो बार नहीं, मतलब दोनों बार उसकी पोजीशन सेम होगी। इसका मतलब जैसा मैंने शुरू में बता रहा था वैसा ही होगा, इसकी स्पीड कम होते होते यहां कहीं जीरो होगी, पहली बार ये इसको पकड़ेगा, फिर रिटार्डेशन है, इसकी स्पीड कम होते होते जीरो होने के बाद फिर ये रिटर्न होगा, वापस आएगा और वापस आते समय दोबारा पकड़ेगा। रिलेटिव मोशन वाले फिगर में आप ऐसे समझ सकते हो। रियलिटी में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है। अगर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये मात्र 4 सेकंड में उसको पकड़ लेता है। 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, मतलब एक सेकंड में कितना चल रहा है 25 मीटर, 2 सेकंड में 50, 3 सेकंड में 75, 4 सेकंड में 100 मीटर। चोर और पुलिस की पोजीशन सेम, बट एक्सेलरेशन भी है, तब तक ये थोड़ा और आगे जाएगा, आगे जाएगा। ये एक सेकंड में मात्र 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर रहा है। ये अभी जब तक एक्सेलरेट करके कुछ आगे जा रहा होगा तब तक इसकी वेलोसिटी सिंस बहुत ज्यादा है, इसकी लोकेशन इसके लोकेशन के इक्वल हो जाएगी, मतलब चोर की पोजीशन और इस पुलिस की पोजीशन सेम हो जाएगी। क्या होगा, ये आगे निकल जाएगा। आगे निकलने के बाद सिंस ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी वो लगातार बढ़ रही, लगातार बढ़ रही। तो बढ़ते 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 इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ये पुलिस वाले की जीप आगे निकल गई है, ये लगातार 25 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ तो रही है ना, क्योंकि इसका मोशन कैसा एक्सेलरेटेड। तो एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, दोनों के बीच की रिलेटिव सेपरेशन कम होने लगेगी और अल्टीमेटली फिर दोनों की पोजीशन बराबर होगी। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हो रहा है, इसलिए हमें टाइम की दो वैल्यूज मिल गई। तो ऐसे क्वेश्चन में जो टाइम की छोटी वाली वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ये पुलिस वाला चोर से पहली बार मिलेगा तभी उसको धर लेगा, तो हमें दूसरी वाली वैल्यू को नहीं लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद ये जो पुलिस है वो इस चोर को पकड़ लेगा। इसका एक केस और आपको दिखाते हैं जिसमें ऐसा हमें पूछा जा सकता है कि अगर पुलिस चोर को पकड़ेगा तो ठीक है, कितने टाइम के बाद पकड़ेगा, अगर नहीं पकड़ेगा तो आप दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चोर पुलिस का, मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब की बार मान लेते हैं फिर से ये चोर है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और 300 मीटर पीछे पुलिस वाले इसका पीछा कर रहे हैं पुरानी खटारा जीप से, और इनकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो चुकी है, मतलब अब इनकी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है, इनका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। इसका स्पीड कितना ले लिया जाए, इसका स्पीड ले लेते हैं 32 मीटर पर सेकेंड। हालांकि 32 मीटर पर सेकेंड अच्छी खासी स्पीड हो गई, बट अब वो स्पीड बढ़ नहीं रही है। अब हमें इसमें फिर से वही कैलकुलेट करना है कि ये क्या इसको पकड़ पाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर पकड़ पाएगा तो कितनी देर बाद पकड़ेगा, और अगर नहीं पकड़ेगा तो दोनों के बीच में आप मैक्सिमम सेपरेशन बताओ, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सेपरेशन, दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन बताओ, मतलब कितनी दूर आके रह जाएगा और पुलिस वाले को अफसोस होगा कि यार इतना नजदीक पहुंच गए थे फिर भी हम लोगों ने उसको पकड़ नहीं पाए। इसमें फिर से रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगाया जाए, मैं डायरेक्ट इसी में बना रहा हूं, सीधे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को जब आप पलट कर इसको दोगे तो 32 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 30। इसके एक्सेलरेशन को पलटोगे तो इसमें रिटार्डेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये आ जाएगा किसमें, रेस्ट स्टेट में। अब 30 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है लेकिन इसमें रिटार्डेशन भी है और अभी 300 मीटर कवर करना है। अगर पहले ही ये रुक गया इट मींस ये उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। तो इसमें देखते हैं s की वैल्यू 300, u की वैल्यू 30 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। ये कैंसिल, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, ये होगा टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0।
क्या होगा इसमें वो होगा, फैक्टर हो पाएगा इसका? लग तो नहीं रहा है। श्रीधराचार्य लगाते हैं t इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू -30 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, -30 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 900, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू आएगी 30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप ये देख सकते हो ये 1200 होगा, ये 900 होगा, यानी ये आएगा -300 डिवाइडेड बाई 2। माइनस में आ रहा है ना, यानी ये कैसा है, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कभी भी पुलिस वाला चोर को पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें टाइम की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में कितनी रह जाएगी, वो आप बताओ। तो सोचो जरा, रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा, ये आ रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जहां पे ये रुक जाएगा उसके बाद इस रिटार्डेशन की वजह से फिर से ये वापस लौट जाएगा। तो सपोज यहां के बाद ये ऐसे गया फिर वापस लौट गया, तो यही तो दोनों के बीच में डी मिनिमम या मिनिमम सेपरेशन हुआ, क्योंकि इसके आगे अब ये पुलिस वाला और नहीं जा पाया है। तो मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए हमें ये निकालना चाहिए कि ये कितना दूर आगे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30। a की वैल्यू -2 और s हमें चाहिए, तो यहां से हमें मिलेगा 4s इज इक्वल्स टू 900, यानी s की वैल्यू कितनी होगी, 225 मीटर। तो 225 मीटर ये हुआ, 300 में से ये देखिए ये है 225 मीटर, यानी यहां से 225 मीटर जाने के बाद वो रुक जाएगा और उसके बाद तो वापस ही आ जाएगा। तो रुकने के बाद अगर ये वापस आ गया है तो अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस रह जाएगी। वो कैसे निकालेंगे, 300 माइनस 225, यानी ये वाला जो गैप आएगा ये होगा 75 मीटर का। तो दोनों के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन है वो 75 मीटर की हुई। इसमें एक चीज और समझना है आपको, अगर हम रियलिटी में देखें तो क्या होगा, सिंस इसमें एक्सेलरेशन था, इसकी अभी वेलोसिटी कम थी, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन था। इसकी वेलोसिटी बहुत भयानक है, 32 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 32 मीटर आगे जा रहा है। बट अब इसको लंबा फासला भी तय करना है 300 मीटर का, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो शुरू में क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव जो गैप है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बट इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी के इक्वल यानी 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तब ये भी 32 ये भी 32 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तब दोनों के बीच का जो भी गैप होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। उसके बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ती चली जाएगी और दोनों के बीच का सेपरेशन अब बढ़ता चला जाएगा और ये आगे ही निकल जाएगा और ये पुलिस वाला कभी भी चोर को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आई होप एकदम चेजिंग वाले क्वेश्चन में अब आप मास्टर हो चुके हो, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उसका क्या मतलब होता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि ग्रेविटी में हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। अब देखते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट वर्टिकल मोशन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में। इसमें भी जब हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है। जैसे इसमें भी रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करने के लिए कम से कम हमें दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो सपोज यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका जाता है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ कोलिजन बताओ या कहां पे कोलिजन हो रहा है ये आप बता दो। फिर हो सकता है इसको ऊपर फेंका जाए, इसको नीचे की तरफ फेंका जाए और आपसे पूछा जाए आप टाइम ऑफ कोलिजन या फिर कहां पे कोलिजन हो रहा है ये बता दो। बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे खास बात क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंके या इसी को नीचे फेंके या छोड़े या ऊपर फेंके, इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। वैसे ही ये भी जब हवा में जाएगा, मोशन करेगा, तो इस पे भी जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी भी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें, जब हम इसके एक्सेलरेशन को पलट के इसको देंगे तो इसका एक्सेलरेशन है g वर्टिकली डाउनवर्ड, आपने इसको पलटा और इसको दिया
इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, जी डाउनवर्ड जी अपवर्ड कैंसिल 0। वैसे ही अगर आप इसके रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो इसके एक्सेलरेशन को पलट के इसको दोगे तो इसका भी रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी नीचे जी ऊपर कैंसिल। यानी वर्टिकल मोशन में या मोशन अंडर ग्रेविटी में या ग्रेविटी में अगर मोशन हो रहा है और इस तरह से वर्टिकल मोशन एकदम नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं भी है, यानी अगर एक पार्टिकल को हम ऐसे फेंक दें, एक पार्टिकल को हम ऐसे फेंक दें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, आगे देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर में। इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी, इसका भी एक्सेलरेशन होगा जी। इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे 0, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे 0। तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। तो हमें हमेशा काइनेमेटिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या लगाएंगे, सिंपल चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसलिए हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाता है। हालांकि इसमें छोटी छोटी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें हर केस में हमें आंख बंद करके रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट नहीं लगा देना चाहिए, बट जहां लग सकता है वहां मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0। अब चाहे तो नोट में लिख लेना ना, इन मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति में रिलेटिव एक्सेलरेशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमेशा हमें क्या मिलता है, विल बी ऑलवेज 0। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे सेट होगा। सपोज ये है 100 मीटर और इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए 30 मीटर पर सेकेंड से, इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए 20 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा जाए भाई आप टाइम ऑफ कोलिजन बता दो, तो हम क्या करेंगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप किसी को भी देख लो। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसको मान लेंगे रेस्ट पे और इसकी वेलोसिटी को पलट के इसको देंगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म। और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100 मीटर, तो टाइम क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 50, यानी टाइम आएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इनमें कोलिजन हो जाएगा। कहां पे कोलिजन होगा अगर ये निकालना हो तो, पहले वाले ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे कोलिजन होगा अगर ये निकालना हो तो उसको आप रिलेटिव मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोलिजन निकालने के लिए कहां पे होगा, उसके लिए हमें रियल मोशन देखना होगा। जब हमने ये मालूम कर लिया कि 2 सेकेंड बाद कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी और इसकी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 20 मीटर पर सेकेंड से किसी भी पार्टिकल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका जाता है, 2 सेकेंड बाद वो कितनी डेप्थ पे होगा वो कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। u की जगह 20, t की जगह 2, a की जगह g की वैल्यू 9.8 या 10 जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो पुट कर लेना, t की वैल्यू फिर से 2 सेकेंड, सॉल्व करने पे h जितना भी आएगा वहां पे इन दोनों में कोलिजन होगा। तो कोलिजन कहां पे होता है उसके लिए हमें हमेशा रियली में मोशन को देखना पड़ता है। हाँ, टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए आप इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्लियर कर लोगे। इसको अगर u बराबर 0 से छोड़ा गया होता तो भी आप सॉल्व कर लेते। वेलोसिटी को पलट के दूसरे को दे देना है और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। इसमें एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझना है। यहां से किसी पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड बाद आफ्टर 4 सेकेंड यहीं से सेम वेलोसिटी से एक दूसरे पार्टिकल को फेंका जाता है। तो 4 सेकेंड बाद ये यहां कहीं होगा, हो सकता है ऊपर जा रहा हो सकता है रेस्ट में, हो सकता है नीचे आ रहा हो, तो होगा कहीं यहां पे। फिर 4 सेकेंड बाद एक दूसरे पार्टिकल को फेंकोगे आप तो दोनों में कोलिजन जरूर होगा। तो हमसे पूछ रहा है कितनी देर बाद दोनों में कोलिजन होगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कन्वेंशनल मेथड से भी बताता हूं बेसिक तरीके से, फिर इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मान लेते हैं दोनों में यहां कहीं टक्कर हो रहा है, टक्कर अगर होगी और मान लेते हैं टक्कर कहां होती है, h हाइट पे। पहले वाले पार्टिकल को फेंकने के t टाइम के बाद सपोज दोनों में कोलिजन होता है, और जो क्वेश्चन में हमें बताना है टाइम ना वो भी
पहले वाले पार्टिकल को फेंकने के बाद सही टाइम को मेजर करके बताना है कि मतलब पहले वाले पार्टिकल को फेंकने के कितनी देर बाद दोनों में कोलिजन होगा। तो सपोज टी टाइम के बाद कोलिजन होता है और एच हाइट पे कोलिजन होता है, तो अगर हम पहले वाले पार्टिकल को देखें तो टी टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे होगा एच। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह होगा हमारा एच, यू की जगह 98 इंटू टाइम टी प्लस हाफ, ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले पार्टिकल के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, उसके द्वारा भी जो डिस्प्लेसमेंट ऑकर करेगा वो भी एच ही होगा, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वही है 98। ध्यान रहे इसका टाइम सेम नहीं होगा क्योंकि उसको 4 सेकंड बाद फेंका गया। जैसे सपोज करो, सिंपल उदाहरण से समझाते हैं आपको। सपोज एक पार्टिकल 12 बजे अपनी जर्नी पे निकलता है और 4 घंटे बाद हम दूसरे वाले पार्टिकल को फेंकते हैं। सपोज 6 बजे दोनों में कोलिजन हो जाता है। तो पहला पार्टिकल ने कितना टाइम ऑफ जर्नी उसकी रही, 12 बजे चला था, 6 बजे लड़ गया, कोलिजन हो गया, 6 घंटा। बट दूसरा वाला पार्टिकल 4 घंटे बाद यानी 4 बजे चला था और 6 बजे ही कोलाइड होगा। कोलिजन का मतलब सेम टाइम पे सेम लोकेशन। तो अगर 6 बजे कोलिजन हो रहा है यानी दूसरे वाले पार्टिकल ने 4 बजे चला था और 6 बजे लड़ गया, यानी उसकी जर्नी सिर्फ 2 घंटे की रही है। पहले वाले की जर्नी 6 घंटे, दूसरे वाले की जर्नी कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 4 यानी 2 घंटे। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला पार्टिकल 4 सेकंड बाद अपना मोशन शुरू कर रहा है, तो इसका टाइम टी नहीं होगा, इसका टाइम टी माइनस 4 होगा। पहले वाली की जर्नी अगर टी सेकंड तक की रही है तो दूसरे वाला सिंस 4 सेकंड बाद उसने अपनी जर्नी शुरू करी है, इसलिए उसके टाइम में हम टी माइनस 4 पुट करेंगे, प्लस हाफ ए की जगह यही माइनस जी होगा इंटू टी माइनस 4 इसका स्क्वायर करेंगे। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस भी आप सेम करोगे और सॉल्व करके टी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। देख सकते हो काफी टीडीएस कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ये सॉल्व कर लेना आप घर पे ना और चेक कर लेना कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है या अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके लिए 4 सेकंड बाद ये जहां भी होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी वो भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। सुविधा के लिए इस 98 मीटर पर सेकंड को हम 9.8 इंटू 10 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। इस पे जी लगेगा, उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले इसमें वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी चाहिए, u की वैल्यू है 9.8 इंटू 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 9.8, 4 सेकंड बाद की वेलोसिटी चाहिए, ये आएगा 9.8 इंटू 6 मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन है, ये 9.8 इंटू 6 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी बचेगी 4 सेकंड बाद। वाई? बिकॉज रिटार्डेशन, क्योंकि इस पे मंदन लग रहा है, ग्रेविटेशनल। अब उसके बाद अगर इसका s निकालें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखा जाए, s हमें चाहिए यानी h चाहिए, u की वैल्यू है 9.8 इंटू 10 टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन माइनस 9.8 टाइम 4 सेकेंड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये कट जाएगा 8 बार में। ये h इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 40 में से 9.8 इंटू 8 को जब हम माइनस करेंगे ये आएगा 9.8 इंटू 32। ये भी सिंपल कैलकुलेशन था, ये हम लोगों ने निकाल लिया 9.8 इंटू 32। अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कंसेप्ट यूज करते हैं। अब क्या किया जाए, सपोज ऊपर वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में नीचे वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाए। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का लगाने जा रहे हैं कंसेप्ट। ये आ गया हमारा रेस्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा ही 0 होता है। इसकी वेलोसिटी पलटकर जब आप इसको दोगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी 9.8 इंटू 10 में से 9.8 इंटू 6 आप माइनस करोगे, 9.8 इंटू 4 मीटर पर सेकंड की अपवर्ड वेलोसिटी बचेगी। और कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है, 9.8 इंटू 32। सिंपल क्वेश्चन है, ये रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये स्पीड है, टाइम बताओ। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव सेपरेशन 9.8 इंटू 32 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 9.8 इंटू 4, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 8 सेकेंड। बट ये आंसर नहीं होगा, ये 4 सेकेंड बाद से हम लोगों ने एनालाइज करके टाइम निकाला है। 4 सेकेंड तक की जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है, क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग से टाइम पूछा था।
टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी या टोटल टाइम ऑफ कोलिजन, सॉरी, टोटल टाइम आएगा शुरू का 4 सेकंड प्लस ये वाला 8 सेकंड, यानी कि आ जाएगा 12 सेकंड। ये होगा हमारा आंसर। और शुरू में जो मैंने क्वाड्रेटिक बनाया था इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में, जब उसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 12 सेकंड। वो आप घर पर सॉल्व कर लेना। तो ये आप देख सकते हो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते और बता देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे भी आपको समझ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना मतलब आसान हो जाता है इसका कंसेप्ट लगाने पे। सपोज करो कि एक पार्टिकल यहां है, ये है पार्टिकल बी मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, सपोज है 4j कैप। एक पार्टिकल यहां है और इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो गिवन है -3,4, मतलब इसकी जो पोजीशन है ये है -3, ये है 4 मीटर में है। इसकी जो वेलोसिटी है ये है पार्टिकल ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये गिवन है हमारा 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ये मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और इसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, मतलब ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। हमें बताना है दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। अब ऐसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे कुछ जा रहा है, पता नहीं दोनों में कब और कहां पे मिनिमम सेपरेशन हमें मिलेगी। अब इसको अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर हम कैलकुलेट करें, यानी इसको ऑब्जर्व किया जाए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है 2i प्लस 4j माइनस इसकी वेलोसिटी है 4j, ये हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ 2i, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी में सिर्फ i कैप है, यानी इसका जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ अलोंग x होगा। तो आपको पता ही है किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और इसका कोऑर्डिनेट अगर -3,4 है, इसका मतलब ये वाला 4 होगा और यही 4 मीटर दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो आप देख सकते हो कितनी आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के हेल्प से सॉल्व कर लिया। तो चलिए इस वीडियो में यही रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी का जो एप्लीकेशन है वो 2D में देखेंगे, और वही रिवर स्विमर वाला और रेनबो मतलब रेन और अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़े हम लोग वो आपको समझ आया होगा। घर पर नोट्स बना लेना, दोबारा पढ़ लेना और तब तक पढ़ते रहना।